हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है, इकोनॉमिक्स हम लोग देख रहे थे। पालमपुर गांव की कहानी को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसी पालमपुर गांव की कहानी में हम सारे चीजों को अच्छे से पढ़ चुके थे कि पालमपुर में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे थे, कैसे कैसे वहाँ का क्या क्या चीज वहाँ उत्पादन प्रोडक्शन पालमपुर गांव में हो रहा था। इन सभी को हम लोग इसमें आपका देख रहे हैं। देख लिया? ये उत्पादन का दौर में था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अब थोड़ा सा हम कल जो आपका देख रहे थे, हम कल क्या बात कर रहे थे कि भैया कैसे हो कि यहाँ कुछ उत्पादन जो है प्रोडक्शन आपका बढ़ सके, कैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग इन पर चला सके, कैसे हम पैदावार बढ़ा सके। तो यहाँ तक हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब थोड़ा सा जो है हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कि बहुविधिक प्रणाली को हम लोग देख चुके हैं। एक टाइम में 2-3 एग्रीकल्चर की जो आपके पैटर्न है खेती वो हम लोग करें तो उससे हमारा ये चीजें बढ़ सकती हैं। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि मौसम में पैदावार की फसल के रूप में मापा जाता है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती की परंपरागत बीजों का प्रयोग किया जाता था। कह रहे कि 1960 के दशक में क्या होता था, जो हमारे परंपरागत बीज थे उन परंपरागत बीजों का प्रयोग हम लोग करते थे। ट्रेडिशनल यानी कि जो जैसा हमने बोया वही बीजों को छोड़कर उन्हीं को फिर अगले साल यूज कर लिया। तो होता क्या था, जो उत्पादकता थी वो बेसिकली कम हो जाती थी उसमें। जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो बेसिकली कम हो जाती थी। जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी, परंपरागत बीजों को कम सिंचाई की आवश्यकता होती थी। सबसे बड़ी बात क्या थी, इनमें जो इरिगेशन फैसिलिटी थी वो कम पानी मांगते थे। सिंचाई की सुविधा क्या थी, कम थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर, दूसरे जो आपके प्राकृतिक खाद हैं उनका वो लोग प्रयोग किया करते थे और ये सब किसानों के तत्काल ही उपलब्ध हो जाते थे और इनको खरीदना पड़ता था। बात कर रहे हैं 1960 के आपके दशक के अंत तक। क्या कह रहे हैं, हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज HYV बीज, गेहूं चावल की खेती का तरीका सिखाया। क्या सिखाया? इन तरीके जो है आपका तरीका सिखाया। परंपरागत बीजों की तुलना में HY जो बीज हैं, ठीक, परंपरागत की तुलना में ये एक से अधिक ज्यादा पौधे निकलते थे। जैसे नॉर्मल एक बीज से एक ही पौधा निकलता है तो उससे अधिक बाप के पौधे निकलते थे और इससे क्या होता है, अधिक मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। अब देखिए, मान लीजिए कोई ये पेड़ है, इस पेड़ से केवल एक ही पुष्प निकलता, लेकिन इसमें क्या था, HY बीज में 2-3 निकलते थे। अब अब जब ये केवल एक निकल रहा था, अब इसकी जगह 3 निकल रहे हैं तो प्रोडक्शन कैसा हो जाएगा, दुगना तिगना हो जाएगा। और यही कारण था HY बीजों का। और कह रहे हैं कि इसी के परिणाम जमीन के उस टुकड़े में पहले से कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदावार होती थी। और यही कारण था कि टुकड़ा वही था जमीन का और पहले से अधिक अनाज की जो मात्रा थी वो अधिक उपलब्ध होती थी। अति उपज प्रजाति वाले बीजों को अधिकतम उपज वाले के साथ ज्यादा पानी के और रसायन खाद कीटनाशकों की जरूरत थी। इनके साथ समस्या क्या है, इन्हें सिंचाई बहुत चाहिए, इन्हें कीटनाशक चाहिए, पानी की जरूरतें हैं वो सारी चाहिए और केवल उपज और कीटनाशक ही संयोजन ही संभावना थी। इसी प्रकार से सही डेवलप हो सकते थे। कह रहे भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने किसानों को आधुनिक तरीके से सबसे कम प्रयोग किया है। इसमें किसानों में आपका खेती सिंचाई के लिए नलकूप, HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, आपके कीटनाशकों का प्रयोग किया गया है। कुछ ट्रैक्टर और फसल को गहन मशीनों की खरीद व जुताई व कटाई को काम तेजी से कम किया है। उन्हें गेहूं में ज्यादा पैदावार हुई है। और क्या हुई है, उनसे उनकी ज्यादा पैदावार हुई है। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज 130 किलोग्राम प्रति हेक्टर थी। HY बीज आपका 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर तक पहुंच गई थी। गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिशेष काफी मात्रा में उपलब्ध था। अधिशेष का मतलब समझते हैं, आपने प्रोडक्शन किया, अब देखिए आपने प्रोडक्शन किया है 100 कुंटल या 100 किलो मान लीजिए,
और आपकी खपत है 60, तो जो 40 बचा जिसका आप उपभोग नहीं कर सकते, ये है अधिशेष। कैसा है? अधिशेष। और यही जो अधिशेष है, इसी का हम क्या करते हैं, इसे ही हम व्यापार में, या जो हम आपका बेचने के रूप में, ये जो हम आपका बेचते हैं बाजारों में, इसी अधिशेष को हम लोग आपका बेचते हैं। क्लियर हो गया कि अधिशेष क्यों जरूरी है हमारे लिए और अधिशेष है क्या, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, अब देखिए, अब यहां उत्पादन दिखाया है, कह रहे हैं कि 1965 और 66 को देखिए, यहां 10 था, यहां भी 10 था, लेकिन अब यहां 12 था, उत्पादन कैसा हो गया, डबल, यहां ट्रिपल होता चला गया। अब देखिए लगातार अधिशेष बढ़ने पे है, और वही अधिशेष जो दालों का था अब गेहूं का इतना होता चला गया, यानी कि लगातार जो प्रोडक्शन है वो हमारा किस रेट में बढ़ रहा है। अब आप कंपैरिजन करोगे, जो 1956 में था वो आज कितना है, 23 है। जो आपका 10 था वो कितना हो गया, 108, यानी कि ये 10 गुना बढ़ गया। गेहूं में कितना बढ़ गया, लगभग 10 गुने से ऊपर बढ़ गया, और यहाँ 2.5 गुना बढ़ा। देखिए देख लिया, कितना बढ़ा, 2.5 गुना बढ़ा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत स्पष्ट है, बड़े अच्छे से आपको देखनी थी, और इन पर आपको बात करना है। चलिए देख लिया। अब कह रहे हैं आपका कृषि निगम और किसान कल्याण विभाग फरवरी 2019 के पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक 2020 हेक्टेयर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड कमर्शियल वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट है, उसके माध्यम से ही ये जो आंकड़ा है ये हमको प्रस्तुत किया गया है, ये हमारे पास आपका मिला है। और कह रहे हैं कि ये आरेख बनाकर डिजाइन दिखाया गया है कि हरित क्रांति दोनों की फसलों में समान रूप से कैसे आपका सिद्धकारी हुई है। कह रहे भैया पहले क्या था उत्पादन का, प्रोडक्शन का, और जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, उसके बाद हमारे पास क्या उत्पादन आया, उसके बाद अब चेंजेस जो है आप बिल्कुल सामने हैं आपके, और इनको देख सकते हैं कि कैसे कुछ है। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, अब कह रहे हैं कि जो भूमि है क्या ये धारण कर पाएगी, अब क्या धारण कर पाएगी ये हमको देखना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या हमको HY बीज यानी कि अधिक पैदावार उपज करने वाले बीजों का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब बताइए, जल्दी बताइए, कौन बच्चा बताएगा, आप जब तक इसका विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आपकी चीजें समझ नहीं। देख लिया, चलिए अब इसका हम समझते हैं कि आखिर में इसे हम अगर लगाते हैं तो हमारा क्या नुकसान है। तो अभी हम देख रहे थे, जैसे हमारे सामने है, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, धारण का मतलब होता है उसको कैप्चर कर पाएगी, उसको जो चीज हो रहा है उसको देख पाएगी। जैसे भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक है मतलब हम जिसको उत्पन्न नहीं कर सकते, हम जिसको नहीं बना सकते, अतः है सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। कैसा प्रयोग करना है, सावधानी पूर्वक। वैज्ञानिक रिपोर्टों के संकेत मिले हैं कि खेती की आधुनिक कृषि गतिविधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। कैसे किया है, अति उपयोग। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग, मिट्टी की उर्वरकता में कमी हो गई है, और इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि में सतत प्रयोग भौम जल को कम किया है। मिट्टी की उर्वरकता और भौम जल पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, एक बार नष्ट होने के बाद पुनर्जीवित करना बहुत कठिन है। कृषि की भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें पर्यावरण की आपका देखभाल जो है वो करनी चाहिए। अब देखिए
क्या ये जो पैटर्न हमारे सामने है, ये पैटर्न आपको दिखाकर क्या समझ आता है? थोड़ा सोचिए। ये चैप्टर जुड़ेगा जो हमने इसमें चैप्टर में पहली यूनिट शुरू की थी ना, उसी से ये हम लोगों को ऐड ऑन करना है। रसायन उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुलकर पौधों को तुरंत उपलब्ध होते हैं। तो रासायनिक खनिज क्या हैं? जो ऐसे हैं जो पानी में घुल जाते हैं और तुरंत पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर पाती। कह रहे जो हमारी मिट्टी है वो इनको लंबे समय तक आपका जो है धारण नहीं कर पाती। वे मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदी, तालाब को प्रदूषित करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी से निकलकर भौम जल, नदी और तालाब को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बेसिकली इन सबको वो आपका जितने भी अवयव हैं वो इनको आपका नष्ट कर देते हैं। इसका अर्थ है कि इसके प्रयोग में कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाती है। क्या रहती है? इसकी तुलना में जो कम उपजाऊ है वो आपका रह जाती है। और कह रहे हैं क्या? देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। ठीक, रासायनिक खाद का निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। कह रहे हैं कि जिस तरह से हम आपका निरंतर खाद का प्रयोग करते हैं उसने मिट्टी की जो आपकी गुणवत्ता है उसको कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले के उत्पादन के बाद अब अधिक से रासायनिक उर्वरक और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? उनका और अधिक आपका उनको प्रयोग करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि वह खेती के लिए लागत बहुत तेजी से बढ़ गई है। अब कह रहे हैं जो लागत है वो आपका बहुत तेजी से आपका बढ़ गई है, ये लागत। ठीक ठीक है ना? लागत कैसा हो रही है? आपका तेजी से बढ़ गई है। अब लागत बढ़ेगी क्योंकि खाद बीज जो है वो आपका निरंतर महंगा हो रहा है, उस वजह से होगा। अच्छा, ये जो मैंने आपको चित्र दिखा के क्वेश्चन पूछा था, सिंपल मतलब है कि आपका जो 8% लोग हैं उन्हीं के पास सबसे ज्यादा जमीन है। ये बड़े बड़े प्लॉट देख रहे हो, ये उन्हीं आपके किसानों के खेत हैं जिनके पास सबसे ज्यादा रिसोर्स है। और ये छोटे छोटे उन गांव के आपका जो 1/3 पॉपुलेशन थी एससी की, जो अनुसूचित जाति के लोग थे, ये उनके खेतों का आपका एक हमको दिया हुआ नक्शा या मानचित्र है जिन्हें हम ये कह सकते हैं। क्लियर है? पालमपुर के किसान में भूमि किस प्रकार वितरित है? कह रहे जो पालमपुर के किसान हैं उनमें भूमि किस प्रकार वितरित है? आपने जानने के लिए होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम सभी लोगों के लिए खेती के पास पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग एक तिहाई यानी कि 150 परिवारों के पास खेती ही नहीं है। यानी कि पालमपुर में 150 फैमिली ऐसी हैं जिनके पास एग्रीकल्चर के लिए आपका लैंड ही नहीं है, कोई खेती ही नहीं है। जो अधिकांश दलित हैं, जो कैसे हैं? अधिकांश आपका दलित है। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है वे 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के टुकड़े खेती करने के लिए किसान परिवार का पर्याप्त आमदनी नहीं है। और कैसी है उनके पास आपकी ये सारी चीजों के लिए पर्याप्त जो आमदनी है वो आपका नहीं है। देखा? चलिए, अब 1960 के आसपास में जो हम लोग खेती करते थे बेसिकली वो किस पैटर्न पे थी? कह रहे हैं कि 1960 में गोविंद के पास
2.25 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि थी, यानी कि ऐसी भूमि थी जिस पर आपका सिंचाई जो है आपका नहीं होती थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से भूमि पर खेती करता था। यदि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार में एक भैंस पालने वाली कुछ अतिरिक्त आय से अपना गुजारा हो रहा था। गोविंद की मृत्यु के पश्चात यह भूमि 3 पुत्रों में बट गई। प्रत्येक के बाद अब 0.75 हेक्टेयर का एक आपका टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई थी और खेती आधुनिक मजबूत। गोविंद के बेटे जमीन से गुजारा नहीं हो पा रहा था। वह कुछ वर्षों के लिए उस भाग को अतिरिक्त कार्य के लिए ढूंढना पड़ता था, यानी कि पूरा गुजारा उनका नहीं होता, उनके लिए उन्हें किसी न किसी और पर आपका डिपेंडेंट होना पड़ता था। चित्र 1.5 में आप एक गांव के चारों ओर बिखरे हुए भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों को देखेंगे। कैसे देखेंगे? एक गांव के छोटे छोटे जो आपके टुकड़े हैं उनको देखेंगे। इन पर छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव में आधे से अधिक क्षेत्र पर काफी बड़े आकार के प्लॉट हैं, ठीक। और पालमपुर में मुंजले और बड़े किसान 60 परिवार हैं। 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि खेती करते हैं और कुछ बड़े तथा कुछ 10 से अधिक हैं। अब देखिए, ये दृश्य आपको यहाँ इमेज के रूप में दिखाए। चलिए देख लिया, इस प्रकार है। अब कह रहे श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? कह रहे जो श्रम है इसकी व्यवस्था कौन करेगा, कहां से आएगी हमारे पास लेबर? कह रहे भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। वे इस तरह से खेती व श्रमिक व्यवस्था उपलब्ध स्वयं कराते हैं। मझले और बड़े किसान खेतों के काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों पर किराए पर लेते हैं। क्या करते हैं? दूसरे को वो आपका क्या करते हैं? किराए पर इसको ले लेते हैं, ठीक। खेती के लिए की जाने वाले कार्य चित्र 1 में आप पहचानिए, उचित व्यवस्था कीजिए, ठीक। और खेतों में कम करने के लिए श्रमिक और भूमिहीन परिवार आते हैं। ये बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करते हैं, परिवार को देखते हैं। खेतों का काम करने वाले श्रमिकों में उगाई जाती है और क्या करते हैं? ये इस तरीके से खेतों में काम वाम आपका करते हैं। अब देखिए, आजकल काम मिलना कितना कठिन है। वहां केवल बड़े किसान ही खेती कर रख रहे हैं। हम बहुत दिनों से खेत काम करते हैं। कह रहे खेत में खेती करना कैसा हो गया है? बड़ा कठिन हो गया है। घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी भी हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें कम काम मिलेगा। कैसा मिलेगा? हमें जो मौसम है कटाई का, उसमें हमें कम काम मिलेगा। पिछले मैंने 5 माह से अधिक काम किया है। अब ये बात कर रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ जो है काम अच्छा नहीं है, जो भी काम मिलता है बड़े किसान के पास मिलेगा, हमारे पास वो काम नहीं है। जो भी मिला है वही मिला है। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर है, कटाई के लिए हार्वेस्टर है और गहराई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खार पतवार नाशक को छिड़क रहे हैं। अब खार पतवार नाशक छिड़क रहे हैं, यानी कि उनके पास पैसा जो है पूरा वहां पर्याप्त है, ठीक। स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपए देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 10,000 रुपए थे जब मैंने खेत में काम नहीं किया था। मैं उसको कैसे चुका सकता हूँ? 2 वक्त के भोजन के लिए कठिनाई से कमाता हूँ। मुझे इस वर्ष रायगंज में भट्टे की ईंट पर काम तलाशना पड़ेगा। कह रहे बड़ी मसा में मैंने आपका 2,000 रुपए देने हैं और गर्मियों में आपका 1,000 रुपए कमाए थे, ठीक। अब क्या करना पड़ेगा? रायगंज में ईंट का भट्टा है, वहां मुझे काम का जो तलाश है वो करनी पड़ेगी। मेरी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए कर्ज के कारण साहूकार ने मुझे ऋण देने से मना कर दिया। अभी तो मैंने पहला कर्जा ही नहीं चुका पाया हूँ, तो मुझे और नया कर्जा देने के लिए साहूकार ने आपका मना कर दिया है। फसल पर कोई अधिकार नहीं है जैसा कि किसानों का होता है, बल्कि उन्हें किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या नगद जैसे अनाज के रूप में हो सकती है और कभी कभी आपका श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी के साथ एक दूसरे या एक फसल से दूसरी फसल की ओर खेती, एक काम से दूसरे की ओर करते हैं। बुआई कटाई के लिए अलग अलग होती हैं और इसकी अवधि में ये सारे काम होता है। और कह रहे हैं इनमें काफी आपका डिफरेंसेस जो है, काफी विभिन्नता जो है हम लोगों को इसमें देखने के लिए मिलती है। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं। कैसे? डेली बेसिस के आधार पर वो लोग काम करते हैं।
या उन्हें विशेष कटाई के लिए पूरे साल काम पर रखा जाता है। या तो भैया एक मौसम में से गेहूं कटना है उसको रख लिया, अब मान लीजिए एक पूरे साल के रख लिया कि धान की रुपाई होगी, निराई गुड़ाई सब कुछ आपको करना है, इतने पैसे आप ले लो और इसको कर लो, या तो वो आपको इसलिए रख सकते हैं। डाला पालमपुर के दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब यह है कि उसे लगातार काम ढूंढना रहता पड़ता है। सरकार द्वारा किसानों में काम करने के लिए श्रमिकों को एक दिन में न्यूनतम 3,000 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? न्यूनतम आपका 3,000 रुपए। कितने मिल रहे हैं? 3,000 रुपए आपका मिलते हैं। ठीक, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपए ही मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 160 रुपए ही मिलते हैं। पालमपुर में खेतीहार आपके श्रमिकों को बहुत ज्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में ही काम करने को सहमत हैं, क्योंकि काम करने वाले बहुत हैं, इसलिए वो कॉम्पिटिशन ज्यादा है। और डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है कि जो एक खेतीहार श्रमिक है, डाला और रामकली दोनों के लिए निर्धन व्यक्तियों में से है। कैसे हैं? दोनों ही आपका निर्धन। डाला तथा रामकली जैसे खेतीहार श्रमिक गरीब क्यों हैं? कह रहा है कि डाला और रामकली जैसे जो आपके किसान हैं ये आखिर में गरीब ही क्यों हैं? और कह रहा है कि गोसाई और मझोली उत्तर बिहार के दो गांव हैं, दोनों गांवों में कुल 850 परिवार में से 250 अधिक पुरुष हैं जो पंजाब हरियाणा के इलाकों में दिल्ली, मुंबई, सूरत, नागपुर में काम करते हैं। इस प्रकार प्रवास अधिक भारतीयों का होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या करेंगे? कल्पना कर सकते हैं कि गोसाई और आपका मंझली प्रवासी अपने गंतव्यों में किस प्रकार काम कर रहे हैं, किस तरह से वो काम आपका कर रहे हैं। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कह रहा है, जो खेत हैं उनके लिए आवश्यक पूंजी क्या है? पहले आप देख चुके हैं कि खेतों को आधुनिक तरीके से अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः अब किसानों को पहले से कहीं ज्यादा पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पहले से ज्यादा कहीं अधिक पैसा चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि अधिक संख्या में छोटे किसान पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसों को उधार लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसान या गांव के साहूकार खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारिक कार्यों को कर्जा करते हैं। ऐसे कर्जे पर ब्याज ऊंची दरों पर लिए जाते हैं। कर चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कर चुकाने के लिए उन्हें बहुत कुछ आपका सहना पड़ता है। ठीक। सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है। वह अपने 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अति के लिए खरीदने और खेती के लिए औजार मरम्मत करने का पैसे की जरूरत होती है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में है, और कह रहे हैं सारा काम आपका कार्यशील पूंजी के रूप में। 3,000 रुपए चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल से कर्जा लेने का निर्णय करती है। अब कह रहे पैसे तो है नहीं, मैं कहां से लूं? एक बड़ा किसान है तेजपाल, उससे वो आपका कर्जा लेने का निर्णय करती है। तेजपाल को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्जा देने के लिए तैयार होते हैं। क्या बोले भैया इतने रुपए पर आपका इतने महीने के लिए आपको कर्जा मिलेगा 24%। सोच रहे हो आप? यानी कि 24% का मतलब समझते हो? 100 रुपए अगर उसने ब्याज पे लिए हैं तो पर मंथ उसको 24 रुपए चुकाने पड़ेंगे, यानी कि एक मंथ में वो 1,024 रुपए हो जाएंगे। अब ऐसे 24 24 और 24 कितने मंथ के लिए हैं? 4 मंथ के लिए। 4 चौक 16 का 6, 80 1, 2 4 6 2 8 और 1 9, यानी कि 100 रुपए का कितना बन गया? 96 रुपए ब्याज बन गया, यानी कि 196 रुपए उसको 4 महीने में चुकाने हैं। आप ऐसे सोचिए, इतना उसके पास दिक्कत हुई है उसे। ये ब्याज है कितने? 24% के हिसाब से। ठीक। और जो ब्याज एक बहुत ऊंची दर है, कैसी है? हाई रेट है। सविता को यह वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिकों में 100 रुपए प्रतिदिन से काम करेगी। क्या करेगी? 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। अब ये मत कहना कि सर वो तो एक दिन में चुप जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाया कि उसने जो भी कर्जा लिया, 1,000 10,000 जो भी लिए, ठीक है,
उन्हें कब्जा ली, क्या लिया, कर्जा लिया है। और कह रहे हैं कि ये आपका मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे खेतों में कटाई पूरी हो जाने के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिकों की तरह काम करना पड़ेगा। पहले अपने खेत में करना है, फिर सविता के उसके यहाँ करना है, जमींदार की है। और कटाई के समय में बहुत व्यस्त होती है। 3 बच्चों के रूप में उसके घर में काम करने में बहुत जिम्मेदारी। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे मालूम था कि छोटे किसानों को कर्जा मिलना बहुत कठिन है, कि भैया छोटे किसानों को जो ऋण कौन देगा, कर्जा कौन देगा, ये अपने आप में सबसे बड़ी समस्या। तो हर तरह से गांव में कैसे एक्टिविटी है, उसके कॉजेज क्या हैं, हर चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। किसी को डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं आपका। तो आज इस आपके लेक्चर में हम लोग इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।